हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक राज्य व्यवस्था को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले जो बैक टू बैक वीडियोस हमारी आई हैं वो थी मुग़ल बादशाहों के बारे में, ठीक है। लेकिन जो आज की वीडियो है वो प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, यानी उनकी साम्राज्य की संरचना कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, उद्योग हो गए, फसल हो गए, अर्थव्यवस्था, तो सभी को अच्छे से हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, कुछ चीज़ें जो बेसिक आपको सभी वीडियोस में हमने कवर करवाई हैं उसको देखेंगे, फिर हम अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक शासनकाल रहा। मुग़ल वंश मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, काफ़ी लंबे समय तक चला। ये भारत का अंतिम राजवंश था जिसने भारत के इतने बड़े भूभाग पर कब्जा किया था। मुग़ल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद शुरू की गई। यानी इसके जो संस्थापक बोलें तो बाबर, ठीक है, बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। मुग़लों की राजधानी देखिए, आगरा 1526 से 1571 तक रही, फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक रही, लाहौर 1585 से 1598 ईस्वी तक रही, आगरा 1598 से 1648 ईस्वी तक रही, दिल्ली 1648 से 1857 ईस्वी तक रही। भाषाएं फारसी भाषा और बाद में भारतीय हो गई थी क्योंकि इनका शासनकाल ही काफ़ी लंबे समय तक चला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुग़ल राजवंश देखिए, जिनके बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से एक अलग अलग वीडियो में कवर किया है। हमारी प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखेंगे तो मुग़ल साम्राज्य का बिल्कुल एक आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मुग़ल साम्राज्य को हमने एक एक राजाओं के बारे में अच्छे से कवर किया है। जहरुद्दीन बाबर, ठीक है, तो इनके एक पुत्र और पुत्रियाँ थी, हुमायूं के पुत्र और पुत्रियाँ। आपको इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ कि हमने इसे बहुत अच्छे से सभी वीडियोस के जो शुरुआत में कवर किया है, ठीक है। जो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा इनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था के बारे में। उसके बाद अकबर का शासनकाल आया, ठीक है। देन उसके बाद जहांगीर बना, उसके बाद शाहजहां का और औरंगजेब का शासनकाल आया। ये इनके पुत्र और पुत्रियां हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी में बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था और इसके बाद मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार इनके शासनकाल रहे थे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मुग़ल काल की साम्राज्य संरचना। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन के लिए एक नया प्रस्तुत आधार किया, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य की जो साम्राज्य संरचना थी, सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन हो, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले जो शासक आए उन्होंने इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, ठीक है। तो इस प्रकार अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। मुग़लकालीन सूबों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अकबर के समय जो थी मुग़लकालीन सूबों की संख्या 15 थी, जहांगीर के समय भी 15 थी, शाहजहां के समय 18 सूबों की संख्या थी और औरंगजेब के समय जो सूबों की संख्या थी वो 20 से लेके 21 तक हो गई थी, क्योंकि इन्होंने आगे कुछ और राज्य जीते या कुछ और प्रांत जीते, जिस कारण इनके जो सूबों की संख्या वो बढ़ती गई। सबसे छोटा जो सबसे बड़ा था उसे सूबा बोलते थे, फिर जिला आता था, फिर परगना आता था, फिर दस्तूर तथा ग्राम, और सबसे आखिरी में सबसे छोटी बस्ती होती थी जिसे नगला कहा जाता था। तो यह है मुग़लकालीन सूबों की संख्या। तो अकबर के समय 12 सूबों से संख्या से बढ़ते हुए 15 हुई, फिर जहांगीर के शासनकाल में भी 15 रही, शाहजहां की 18 और औरंगजेब के शासनकाल में 20 से 21 तक सूबों की कुल संख्या थी। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में देखिए कैसे कैसे क्या रहा। जो आपको बताया कि हाँ, इनका जो शासनकाल था सूबे में बटा, फिर और छोटा छोटा होता गया। तो एक था ऐसे प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में क्या था, सूबेदार होता था जो प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रांतीय दीवान, ठीक है, सूबे का वित्त अधिकारी होता था, ठीक है।
ये प्रांतीय प्रशासन का आप ऐसे भी कह सकते हैं सूबा, ठीक है। एक सूबे में अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो कि वहाँ की देखरेख करते थे। तो सूबेदार प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रांतीय दीवान सूबे का ये वित्त अधिकारी होता था। फिर आता था बख्शी, इस सूबे की सेना की देखभाल करता था। फिर आता था कोतवाल, सूबे की घटनाओं का नियंत्रण इसके अंतर्गत होता था। वाक्य एवं नवीस, इस सूबे का गुप्तचर विभाग होता था। सदर और काजी तो सूबे का न्याय अधिकारी होता था। मान लीजिए कि जहांगीर के शासनकाल में 15 सूबेदार थे, ठीक है, 15 सूबे थे टोटल। तो 15 सूबे में, ठीक है, अलग अलग होंगे, जैसे कि 15 सूबे में 15 सूबेदार होंगे, 15 दीवान बख्शी होंगे। जैसे कि अगर आज के टाइम में देखे जाए, जैसे इंडिया में राज्य हैं तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अलग अलग गवर्नर हैं, अलग अलग उनके अंदर हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार ये कुछ इस तरह से ये डिवाइड था, इस हिसाब से आप समझिए, ठीक है। गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे ग्राम प्रधान कहते थे, जिसे चौधरी भी कहा जाता था। ग्राम प्रधान की सहायता के लिए पटवारी होता था। गांव वासियों के विवादों का जो निपटारा वो ग्राम पंचायत करती थी। अब आगे देखिए, मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन देखिए कैसा रहा। तो इसमें शासन जो था, शासन सर्वोच्च जो अधिकार था वो बादशाह के पास था। उससे सबसे बड़ा सेनापति और न्यायाधीश कहा जा सकता था, ठीक है, यानी बादशाह ही सर्वोच्च था। प्रशासनिक संचालन के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो देखिए कौन कौन थे। वकील मुतकल, दीवान या वज़ीर, मीर बख्शी, मीर रेसमा, सदर सुदूर, काजी उल कुज़ात और मुहासिब। तो ये प्रशासनिक संचालन के लिए जो मुख्य अधिकारी नियुक्त हैं वो थे। इनके बारे में हम डिटेल में आगे कर लेते हैं। इनके कार्य क्या क्या थे, ठीक है, इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ थी, ठीक है, और इनका राज्य पे कंट्रोल कैसे रहता था, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुगल प्रशासनिक संचालन के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, सबसे पहले हम आपको बताया वकील मुतकल यानी वकील। सम्राट के बाद शासन कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था। सम्राट के बाद जो वजीर भी होता था, वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, लेकिन जो वकील है इसका नंबर दूसरे पे आता था सम्राट के बाद, यानी बादशाह के बाद। दीवान या वजीर, वकील पद की महत्वता जब कम होने लगी तो दीवान या वजीर, ठीक है, बादशाह के मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाते थे। तो उसमें जो वकील की पद थी वो महत्वता खत्म हो गई। वजीर जैसे आपको बताया प्रधानमंत्री या दीवान, तो अब इनकी महत्वता बढ़ने लगी। दीवान का जो नियंत्रण था, काम क्या था, राजस्व और वित्तीय विभाग पर था। मेन ही होता है वित्तीय, ठीक है, फाइनेंस, जिस पे हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें मेन विभाग दिया गया था, वित्तीय विभाग और राजस्व विभाग। दीवान के नियंत्रण में करों की वसूली करते थे और रकम भी निर्धारित करते थे कि कितना कर लगेगा किस चीज़ पे। तो इस प्रकार यही समझ लीजिए, आज के टाइम में देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस प्रकार कुछ इनका कार्य था। आगे देखिए, मुगल शासनकाल में बने दीवान, जो मुगल शासनकाल में प्रमुख दीवान रहे वह कौन कौन से थे। अकबर के शासनकाल में थे मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, एवाज शाह मंसूर, ख्वाजा साहब पीर, फ़तेहुल्लाह। तो अकबर के शासनकाल में प्रमुख दीवान थे जहांगीर, एतमादुल्ला, औरंगजेब, मीर जुमला, फाजिल खां, ज़फ़र खां, असद खां। तो मुग़ल शासनकाल में दीवान थे। औरंगजेब के शासनकाल में, बहादुर शाह के शासनकाल में मुनीम खां दीवान थे। उसके बाद जो पद आता है मीर बख्शी का, मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च होता था। इस पद का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। ज़्यादातर जो प्रशासनिक राज व्यवस्था है ना, वो अकबर के शासनकाल में ही उभरी थी, ठीक है। कार्य क्या थे, सैनिकों की भर्ती करना, उसका हुलिया देखना यानी ड्रेस, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना, डिसिप्लिन, सेना में हथियार और घोड़े का प्रबंध करना। तो मीर बख्शी का ये कार्य होता था। उसके बाद मीर समा, मीर समा पद की स्थापना
अकबर ने की थी। इस पद की स्थापना भी अकबर ने की थी। औरंगजेब के काल में इसे खाने समा कहा जाने लगा था। ये घरेलू मामले का प्रधान होता था मीरे समा। सदर उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, प्रमुख था, जो कि धार्मिक मामले होते थे सभी के। इनके कुछ कार्य थे: पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को करमुक्त भूमि देना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना और वजीफ़ा देना। तो कुछ ये कार्य थे सदर उस सुदूर के। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन भारत में हमने शुरुआत से अच्छे से वीडियोस को कवर किया है, जिसमें सबसे पहले हमने इस्लाम धर्म की वीडियो कवर की है, फिर भारत में अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, जितने भी सभी लोधी वंश, जितने भी सभी महत्वपूर्ण वंश है उसको कवर किए हैं। हमारे प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। आगे देखिए, काजी उल कुज़ात न्याय विभाग का प्रमुख था, जो कि काजी होता था। ठीक है, काजी उल कुज़ात, उसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। ठीक है, न्याय विभाग का प्रमुख काजी होता था, परंतु उसकी सहायता के लिए मुफ्ती भी नियुक्त किए जाते थे। मुहासिब, इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। मुहासिब यानी ये औरंगजेब के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ये नहीं था। मुहासिब प्रजा नैतिक चित्त की देखभाल करते थे। ये कुछ कट्टर में था औरंगजेब। ठीक है, तो ये देखता था कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने इस्लाम धर्म को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बस इस चीज़ को देखने के लिए इसने मुहासिब नियुक्त किए थे। देखते हैं कि मुस्लिम हैं वो इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं, नमाज पढ़ना, बाकी और जो इस्लाम में चीज़ें होती हैं, रोज़े रखना, ये और सब चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे शराब पर निषेध था तो ये शराब ना पिएं। तो ये सब चीज़ें कुछ थी जो कि औरंगजेब के शासनकाल में इसकी नियुक्ति की गई थी। मुग़ल काल के जो उच्च अधिकारी थे उनके बारे में देख लीजिए। मीर आतिश, तोप खाने का प्रधान होता था मीर आतिश। साहिब तोहज़ी, सैनिक लेखाधिकारी होता था। दरोगा ए डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मीरे बहर, जल सेना का प्रधान ये था। मीरे बर, वन विभाग का अधीक्षक था। हर कार, जासूस और संदेशवाहक था। मुसद्दी, बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल ये करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उच्च पद हैं जिनके ये कुछ नाम हैं जो इम्पोर्टेंट। तोप खाना वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुप्तचर विभाग ये इम्पोर्टेंट है। आगे, मुग़ल कालीन राजस्व के स्रोत क्या क्या थे, ये भी देखिए क्या क्या थे मुग़ल कालीन राजस्व के स्रोत। तो ये दो भागों में बटा हुआ था, एक था केंद्रीय आय के स्रोत, एक था स्थानीय आय के स्रोत। तो भूमि के बंटवारे को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुग़ल भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मुग़ल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था कि इसका जो कर वसूली या अन्य सब चीज़ें अच्छे से हो सकें। खालसा वो जो भूमि थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। ठीक है, ये बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि थी खालसा भूमि। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है कि कोई भूमि अगर गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, तो वो सरकार है। वैसे वो बादशाह थे पहले। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले जो भूमि दी जाती थी। ठीक है, ऐसा भी सिस्टम था सैनिक विभाग या अन्य विभाग में, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी कवर किया था कि वेतन के बदले वो भूमि दे दिया करते थे। ठीक है, माश भूमि, ये लगानहीन भूमि थी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की भूमि को बांटा गया था मुग़ल कालीन में राजस्व स्रोत के लिए। तो ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसका है कि खालसा भूमि किसके कंट्रोल में थी या खालसा भूमि का अर्थ क्या है, जागीर भूमि, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये पूछी जा सकती हैं। आगे, मुग़ल कालीन राजस्व के स्रोत में आईने दहसाला कर प्रणाली, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईने दहसाला कर प्रणाली। आईने दहसाला के वास्तविक जो प्रेरक थे राजा टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी। आईने दहसाला, इसके अंतर्गत क्या था उसको हम देखेंगे, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक फसल का, ठीक है, जो 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, तो इसमें यह देखा जाता था कि पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, उस फसल का एवरेज निकाल के एक वार्षिक निर्धारण करने के बाद 1/3 हिस्से में वसूला जाता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ष में कोई अनाज होता है 3000,
ठीक है, 3000 किलोग्राम या 300 किलोग्राम से समझिए, फिर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एक वर्ष में कोई अनाज 300 ग्राम होता है, फिर आगे अगले वर्ष वो 500 हुआ, फिर 800 हुआ, कुछ इस प्रकार हुआ, ठीक है अनाज। तो उस प्रकार अगर करते करते पूरे 10 वर्षों में उस अनाज की पैदावार हुई 3000, ठीक है। एवरेज जब निकाला गया तो जो 10 वर्षों में अनाज की पैदावार 3000 किलोग्राम हुई, तो उसको 10 से डिवाइड आप कर देंगे, फिर वो आ जाएगा 300, ठीक है। 300 आ गया, फिर उसका 1/3, 1/3 यानी 100 आया, तो 100 केजी अनाज वसूला जाएगा, ठीक है। 1/3 हिस्सा यानी 10 सालों में जितना अनाज हुआ उसका एवरेज करने के बाद उसका 1/3 कर देंगे। तो यह था आईने दहसाला प्रणाली। इस प्रकार ये वसूला जाता था, लेकिन इस प्रणाली के अंतर्गत ये था कि वो अनाज नहीं लेते थे, उसकी अदायगी के रूप में वो नगद के रूप में ली जाती थी कि उसका कितना हिस्सा एक नगद के रूप में बनेगा, तो उस प्रकार किसान या अन्य जो कृषक थे उसे पे करते थे। आगे देखिए, आगे भूमि माप की प्रणाली, इसको हम देखते हैं। अकबर के राज्यकाल में 1588 ईस्वी में भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी के स्थान पर गज इलाही का प्रारंभ हुआ। इससे पहले गज सिकंदरी चलता था। इन दोनों में 39:41 का अंतर था। शाहजहाँ के शासनकाल में नाप में फिर पुनर्प्रवर्तन आया। उसने 2 चीज़ें नाप की तैयार की, बीघा इलाही और दिरा शाहजनी। तो ये 2 चीज़ें थी, लेकिन जो बीघा इलाही थी भूमि माप के लिए वो मुग़ल शासनकाल में अंत तक चलती रही। तो ये मुग़ल शासनकाल में भूमि माप की प्रणाली थी। मुग़लकालीन व्यापार और वाणिज्य वो कैसा रहा देखिए। सबसे पहले देखिए वस्त्र उद्योग, वस्त्र, क्योंकि ये मेन सेक्टर अभी भी है भारत में, ठीक है। मुग़ल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक उन्नत था। भारत में सर्वाधिक निर्यात सूती वस्त्र का था। प्रमुख जो केंद्र थे सूती वस्त्र के वो कौन कौन से थे वो देखिए, बंगाल, मदुरै, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और लखनऊ। तो ये प्रमुख केंद्र थे सूती वस्त्र के। रेशम उद्योग के जो केंद्र थे ढाका, कश्मीर, आगरा, लाहौर व दिल्ली। तो ये रेशम उद्योग के केंद्र थे। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को भी प्रारंभ किया था, ठीक है। इसने फैक्ट्री लगाई थी जहांगीर ने अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ किया था। तो इसमें देख लीजिए रेशम उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं, कॉटन यानी सूती वस्त्र उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं। अब हम आगे देखते हैं धातु उद्योग, वो था कॉटन यानी कपड़े के बारे में। अब हम देखेंगे धातु यानी मेटल्स के बारे में। बनास, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, तंजौर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तांबे की खान राजस्थान और मध्य भारत में ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। हीरा जो है गोलकुंडा और छोटा नागपुर खानों से प्राप्त होता था। डायमंड, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट किया था। शाहजहाँ जब इनकी कोई बैठक होती थी, कोई मीटिंग्स होती थी, तो ये बस इस हीरे को कहते हैं कि रख दिया करते थे उस जगह पे। वो इतनी ज़्यादा रोशनी करता था, ठीक है, जहाँ पे ये मीटिंग्स करते थे। तो इस कोहिनूर हीरा इतना बहुमूल्य था। अब आप देखते हैं आगे मुग़ल कालीन प्रमुख बंदरगाह देखिए कौन कौन से कैसे कैसे थे। सिंध, तो लाहौरी बंदर, ठीक है, सिंध में था लाहौरी बंदर, प्रमुख बंदरगाह था मुग़ल शासनकाल में। गुजरात में था सूरत, भड़ोच और खंबात, ठीक है, तो ये इनके प्रमुख बंदरगाह थे। महाराष्ट्र में बसई, चौल और धाबोल ये प्रमुख बंदरगाह थे। कर्नाटक में भटकल, केरल में थे प्रमुख बंदरगाह कालीकट और कोचीन। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह था मसूलीपट्टनम। बंगाल में सत्यगांव, श्रीपुर, चटगांव, हुगली और सोनारगांव। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। प्रसिद्ध बंदरगाह जो था मुग़लों का सूरत, तो उसको बाबुल मक्का कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। आगे देखिए
मुग़ल काल में सिक्के, सिक्के इंपॉर्टेंट है मुग़ल काल के, वो देखिए। मुग़ल में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के चलवाए मुग़लों ने, ठीक है। अकबर के शासनकाल में तीनों प्रकार के सिक्के चल रहे थे। सिक्कों की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का कार्य दरोगा तथा सराफ का था कि इसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए भी नियुक्त हुए थे, जिसे दरोगा और सराफ कहा जाता था। टकसाल के जो मुख्य अधिकारी होते थे, टकसाल होता क्या है, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, ठीक है, उसे टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल के मुख्य अधिकारी को दरोगाए दारुल कहा जाता था, जो टकसाल का मुख्य अधिकारी होता था। मुग़ल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। सिक्कों के कितने प्रकार थे उनको भी हम अभी आगे कवर करेंगे। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई तथा अब्दुस समद को वहाँ का प्रधान नियुक्त किया। शाही टकसाल बनाई कहाँ पे, दिल्ली में। मुग़ल काल में सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के थे वो अकबर ने ही चलाए थे सबसे पहले। तो स्वर्ण सिक्के चलाने की शुरुआत किसी ने की, अकबर ने की। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हुमायूं, बाबर ये सब आता तो उसमें अकबर ही रहेगा। अकबर के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे मुग़ल काल में। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष, ठीक है, जब इसके शासन के 50 वर्ष पूरे हुए तो इसने अपने सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा देवनागरी में राम सिया लिखवाया, ठीक है, क्योंकि जो इसका शासनकाल था वो सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है मुग़ल शासनकाल में। इसने एक अच्छे भाईचारे का प्रतीक दिया था हिंदी मुस्लिम में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मुग़ल कालीन सिक्के। जैसे आपको बताया कि इसने सिक्कों में एक तरफ कलमा, एक तरफ राम और सीता की फ़ोटो छपवाई थी, तो वो हम देख लीजिए, कुछ इस प्रकार थी। मुग़ल कालीन सिक्कों में देखिए इनके नाम। शहनशाह, ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था, इसका नाम था शहनशाह। 101 तोले के बराबर था ये, जो बड़े लेन देन के लिए प्रयुक्त होता था, तो इसका नाम था शहनशाह। इलाही, इस सोने का गोलाकार सिक्का था जो 10 रुपये के बराबर था, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, ठीक है। ये सिक्का जो है मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। रुपया, ये शुद्ध चांदी का वर्गाकार सिक्का था, चांदी का था, ठीक है। कुछ इसी प्रकार ही था, जैसे कलमा खुदा व ये सिवा सेम ऐसे ही था, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कि कलमा खुदा, इसमें भी कलमा खुदा है, तो ये चांदी का हो गया, ये तांबे का हो गया, चीज़ें वही थी, बस वो चांदी का था, ठीक है। बिल्कुल फ़ोटोज़ कुछ इसी प्रकार ही रहते थी। जलाली, ये चांदी का चौकोर सिक्का होता था, चौरस। दाम, ये तांबे का सिक्का था जो कि 40वें, 1 रुपये के 40वें भाग के बराबर था, दाम बोलते थे इसे। जीतल, ये तांबे का सबसे छोटा सिक्का था जिसे पैसा कहा जाता था। महमूदी, गुजरात का काफ़ी पुराना चांदी का सिक्का महमूदी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, जैसे कि जहांगीर। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पे अपनी फ़ोटो खिंचवाई, ठीक है, खिंचवाई नहीं सॉरी, फ़ोटो छपवाई। यानी जहांगीर के शासनकाल में जो सिक्के चले उस पे उसका चित्र अंकित था। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है, औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिखा होता है तो ये बंद कर दिया था। रीज़न उसने ये दिया कि ये गलत है, इस्लाम के अनुसार ये चीज़ गलत है औरंगजेब ने, क्योंकि इस पे किसी का पैर पड़ता है या अन्य चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार उसने इस चीज़ को धार्मिक मामलों के से अलग रखा, ये नहीं इसे गलत माना। इसलिए औरंगजेब ने सिक्कों पर जो कलमा खुदवाना था उसने बंद किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। आगे हम देखते हैं मुग़ल का सैन्य विभाग। मुग़ल सेना 5 भागों में विभाजित थी। सेना में विभिन्न प्रजातियां ईरानी, तुरानी, अफ़गान, तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, भारतीय, मुस्लिम, मराठा आदि का मिश्रण था, यानी सभी थे मुग़ल काल में सैन्य विभाग में। बाबर की सेना का जो गठन हुआ था उसमें मंगोल तथा तैमूरी परंपरा पर आधारित थी बाबर की सेना। मुग़ल सेना 5 भागों में जो विभाजित थी वो देखिए कौन कौन सी थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपखाना, जल सेना। दोबारा आप देख लीजिए, पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपखाना और जल सेना। तो ये थी सैन्य विभाग मुग़ल सेना की, 5 भागों में विभाजित थी। आगे देखिए
पैदल सेना में दो तरह के सैनिक होते थे। एक थे अशहाम सैनिक। अशहाम सैनिक ये बंदूक तथा तलवार चलाने में निपुण थे। सहबंदी सैनिक कौन थे? ये सैनिक अस्थायी रूप के लिए लिए जाते थे, यानी कुछ ट्रेंड इनको किया जाता था, लेकिन बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो इन सैनिकों को भी लिया जाता था। तोप खाना देखिए, मुग़ल तोप खाने का जो शिलान्यास था वो फ़ारसी तोपची उस्ताद अली मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में हुआ था। मुग़ल तोप खाने का शिलान्यास, ठीक है, उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में बाबर के समय हुआ था, क्योंकि इस तोप खाने की शुरुआत बाबर के समय से ही हो गई थी। आगे मुग़ल तोप खाने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे मीर आतिश कहा जाता था, और ये आपको पहले ही बता दिया। अब देखते हैं आगे। मुग़ल कालीन जजिया कर। सिंध पर 1712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबवासी मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जजिया कर की वसूली की। सबसे पहले जजिया कर क्या था? जजिया कर एक गैर, ठीक है, इसे धार्मिक कर भी बोला जाता है, यानी गैर मुस्लिम जो होते थे उन पे जजिया कर लगता था, ठीक है, यानी ये हिंदुओं पे लगता था, यानी जो मुस्लिम नहीं है उनसे एक एक्स्ट्रा कर वसूला जाता था, जिसे जजिया कर कहते थे। बस इतना आप समझिए। फिरोज़ तुगलक ने पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों से वसूला। फिरोज़ तुगलक पहला शासक था। जजिया कर पहले भी था, लेकिन उसमें एक प्रतिबंध था कि ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। अन्य हिंदू जो थे उनसे जजिया कर वसूला जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। उच्च पद पे वो आते थे, लेकिन फिरोज़ तुगलक ने पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला, ठीक है, इसलिए इसका ऐसा नाम आता है। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, फिर लगाया, फिर समाप्त हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ मुग़ल शासन के काल में, मुग़ल शासक अकबर के काल में। परंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया। मुग़ल शासकों में फारूक शेर ने 1713 में जजिया कर को प्रतिबंध कर दिया कि जजिया कर नहीं लगेगा, लेकिन 1719 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया गया। अंतिम रूप से जो जजिया कर की वसूली थी वो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1719 से 1720 या 1819 आएगा, 1819-20 के समय में एकदम बंद कर दिया। इसके बाद जो जजिया कर नहीं लगा, ठीक है, मोहम्मद शाह के शासन काल में। अब हम देखते हैं आगे। मुग़ल काल में जो आए थे विदेशी यात्री, वो देखिए। सबसे पहले रॉल्फ फिच, अकबर के समय ये आया 1583 से 91 ईस्वी के मध्य में। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 के मध्य तक रहा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर थॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में आया था। ज़्यादातर जो आए थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे, क्योंकि धीरे धीरे आते आते जब इनका शासन ख़त्म हुआ उसके बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल आ गया। पित्रो डेलावले, ये इटली यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में सूरत पहुंचा। पीटर मुंडी, ये इटली यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। बर्नियर, ये शाहजहां के समय भारत आया। उसके अलावा मनुची, तो ये इटली यात्री था जिसने शाहजहां के अंतर्गत दारा शिकोह की सेना में तपोची की नौकरी की और यहीं पे ये रहने लगा, मनुची, ठीक है। तो ये प्रमुख विदेशी यात्री हैं जो अलग अलग लोगों के शासनकाल में भारत में आए, और ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किसके काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। आगे देखिए मुग़लकालीन उपाधियाँ, तो जिसमें मेहरुन्निसा, तो इनकी उपाधि कौन कौन सी थी? कुछ उपाधियाँ इनको मिली थी, नूर जहाँ, नूर महल, बादशाह, बेगम। मानबाई, तो ये थी शाह बेगम। खुर्रम, शाहजहाँ और शाह सुल्तान, खुर्रम ही आगे शाहजहाँ बना। दारा शिकोह, तो इसकी उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरीद शेर शाह, अकबर ज़िले इलाही, ठीक है, अकबर को। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ थी। आगे देखिए मुग़ल कालीन प्रमुख महिलाएं, तो गुलबदन बेगम, ये हुमायूं नामा की रचना जिन्होंने की थी, ठीक है, गुलबदन बेगम। असमत बेगम, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया। तो प्रमुख कुछ चर्चित महिलाएं हैं मुग़ल कालीन की।
नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी, मुमताज़ महल शाहजहाँ की प्रिय पत्नी, जिसके नाम से ही फिर इसने ताजमहल बनवाया। जहाँ आरा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री, जिसने उत्तराधिकारी में दारा आएगा यहाँ दारा शिकोह का पक्ष लिया था। ज़ैबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पुत्री ज़ैबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे मुग़ल शासकों के मकबरे। तो इसको करने के बाद ये हमारा एंड हो जाएगा। तो ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, पानीपत की पहले युद्ध में जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। आगरा में इसका मकबरा है 1530 से 1540 ईस्वी तक, और फिर उसके बाद फिर दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासनकाल रहा। दिल्ली में इसका मकबरा है 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, और आगरा में इसका मकबरा है 1605 से 1627 तक। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का शासनकाल रहा। लाहौर में इसका मकबरा है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के मकबरे। 1628 से 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल रहा, इसका मकबरा आगरा में है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब, औरंग से ही औरंगाबाद, ठीक है, इसका मकबरा औरंगाबाद में है। तो जिससे देखिए आगरा में किसका रहा, बाबर, ठीक है, बाबर का, अकबर का, ठीक है, उसके बाद आगरा में रहा शाहजहाँ का। ठीक है, तो बस इसे याद रखेंगे आप, बस ये हमारी हो गई, यानी आगरा में बस जाती है। ठीक है, बाबर, अकबर, ऐसे शाहजहाँ, बस। ठीक है, इस बस से हो हम आगरा में, यानी हम समझ लीजिए कि बस से हम आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने। ठीक है, तो एक कंपेयर करके हम इस चीज़ को ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये हैं महत्वपूर्ण मकबरे। टोटल ये हमारा रहा अकबर, उसके अलावा मुग़ल काल और सभी राजाओं के बारे में। तो मुग़ल काल की प्रशासनिक राज व्यवस्था को हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है, और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बादशाह वाले जो चैप्टर चलिए हमने किए थे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल प्रशासनिक जो राज व्यवस्था है वो भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।